हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस 2013 से लेके 22 तक का सारा अपन इसमें चेक करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैंने उनको अरेंज किया है, क्या फोकस एरिया यूपीएससी का रहा है पिछले 10 सालों में, ताकि देखिए किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका वही रहता है। ठीक है, थीम्स जो बार बार आपकी रिपीट हो रही हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है, ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया पे तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा फोकस रख सकें। 80% जो है थीम्स आपकी रिपीट होती ही हैं, 20% जो आपका करंट में चल रहा होता है उसी में से आता है, ताकि इससे आप एक अपनी लिस्ट भी बना सकें कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे मेंस के कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये आपके एचएस 2023 जो आपका 12-13 अगस्त को होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। उसकी भी जो थीम्स हैं एचसीएस में जो जो पूछी जा सकती हैं, आई विल हाईलाइट डूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर। अब ये हमारा जीएस मेंस डिस्कशन सीरीज का है। पेपर 1 और 2 के क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। 2013 और 14 का रह गया था, वो अब आपकी आने लग जाएंगी। पेपर 3 की क्लासेस भी अब आपके आने लग जाएंगी। लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का आप आराम से देख सकते हैं। शेड्यूल ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। हाँ, इस शेड्यूल से हम 2 दिन थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट अपन 24 से पहले पहले सारी चीजें जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड क्लासेस की पीडीएफ और जो नोट्स हैं आप उनको प्रिंट करके बैठे एंड खुद के सेल्फ नोट्स भी आप बना सकते हैं आराम से। ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे शेयर कर दी है, तो आप आराम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। इसी में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा जीएस मेंस पेपर 2 का एनालिसिस 2013 से लेके 22 तक का, और उसके बाद 2000 पेपर 3 का अपन देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 लास्ट 10 इयर्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिलेबस है, सिलेबस को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि डिटेल्ड सिलेबस पहला कि भाई ये यूपीएससी ने ऐसे ही आपका सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा रखा है कि फर्स्ट इंडियन कल्चर, जिसमें कि साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो आप जब अपन इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्ट फॉर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, लिटरेचर अलग अलग पीरियड्स का लिटरेचर आपसे पूछा जा रहा है, आर्किटेक्चर अलग अलग पीरियड का आर्किटेक्चर आपसे पूछा जा रहा है। सेम सेकंड जैसे मॉडर्न इंडिया, मैं मेजर मेजर थीम्स आपको बता देता हूं उसमें, जैसे कि 18th सेंचुरी तक आपका क्या रहा, इवेंट और पर्सनैलिटीज, फ्रीडम स्ट्रगल, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग पार्ट ऑफ सोसाइटी के, ये थर्ड रहेगा। फोर्थ हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन वहां पे कम ही आए हैं बट आए हैं। देन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें कि कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है उससे हो जाते हैं, और न्यू एनसीईआरटीज। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, बट हाँ उसके अलावा जैसे एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न, न्यू एनसीईआरटीज थीम पार्ट 1, 2, 3 के हिसाब से आप प्रिपेयर करें। फिर आपका जैसे इंडियन सोसाइटी, उसके सेलिएंट फीचर क्या है एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद वेरी वेरी फेमस और जो मतलब पॉपुलर एरिया है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल क्या रहा, पॉपुलेशन इश्यूज, पॉवर्टी इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर रेमेडी। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, तो अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन का लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग थीम से आपके सफिशिएंट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी से अब देखिए हरियाणा एचसीएस में यहां से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, एंड ऑल्सो एचसीएस के परस्पेक्टिव से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं भी आ सकता, बट बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा। ऐसा प्रिसाइजली कहना कि नहीं आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरीके से रहता है। अब अक्रॉस द वर्ल्ड तो आपसे एचसीएस में नहीं पूछेगा, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे फिर भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है, मेनली कि फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया वाला हमारा एचसीएस के लिए रेलेवेंट रहेगा। फिर जियोफिजिकल फिनोमेना, यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ज्योग्राफिकल फीचर्स और फ्लोरा फोना, क्या उन पे इफेक्ट रहता है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एचसीएस में भी आ सकता है, ठीक है। पिछली बार का जो एचसीएस था जैसे उसका मैंने साथ साथ रखा है, तो उसमें मेजोरिटी जो आपके क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मॉडर्न से था, इकोनॉमी, स्टैट से आपका एक क्वेश्चन है, एंशिएंट गवर्नेंस, पॉलिटी, ये मैं मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ, इकोनॉमी, आईआर, ठीक है, पॉलिटी। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर यानी पेपर 2 और पेपर 3 आपका ज्यादा पूछा गया था, बट हाँ पेपर 1 में से आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहे एंशिएंट मिडाइवल के, तो पॉलिटी, आईआर, अगेन पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, आईआर, करंट अफेयर और फिर मॉडर्न हिस्ट्री।
तो मॉडर्न और इससे 2-3 आपके क्वेश्चन आए हैं शुरू में जो थे 2 क्वेश्चन, और एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये और एक लास्ट में, सॉरी, तो ये अपन देख सकते हैं। और एक मनसबदारी का आया है जो एंशियंट से रहेगा, तो ये रहेगा अपना, ठीक है। तो ये है, इससे एक आइडिया लग जाएगा। पर अब देखो, अब आपको लगेगा कि एचसीएस में ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आए, बट एचसीएस प्री में इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी भी पूछी गई है, तो हो सकता है कि मेंस में आपका ज्योग्राफी भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको तो 20 क्वेश्चन ही पूछने हैं। तो 20 में से तो वास्ट एरिया है, उसमें से कुछ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। इसमें मैंने आपको 300 टॉपिक की लिस्ट भी प्रोवाइड करा रखी है, उसको एक साल के करंट अफेयर के साथ भी हम अपडेट करेंगे, तो वो भी अपना चलेगा, ठीक है। हाँ, तो सेम जो कंटेंट है उसको मैंने बुलेट पॉइंट की फॉर्म में अरेंज किया है। बुलेट पॉइंट नंबर 1 में अपना कल्चर रहेगा, 2 में 18th सेंचुरी वाली मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, 3 में फ्रीडम स्ट्रगल, 4th में पोस्ट इंडिपेंडेंस, 5th में वर्ल्ड हिस्ट्री, 6th में इंडियन सोसाइटी, 7th में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, 8th में ग्लोबलाइजेशन, 9th में सोशल एम्पावरमेंट कम्युनलिज्म रहेगा, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, 10th will be world physical geography, 11th will be distribution location and the 12th will be geophysical phenomena। और इफेक्ट क्या रहता है चेंजेस का, ये सारे के सारे रहेंगे। तो 12 में इसको डिवाइड किया है। जीएस पेपर 2 और 3 को मैंने डिवाइड किया है 20 पॉइंट्स में, ताकि 20 पॉइंट्स 20 क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन में से किस पॉइंट में से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। नाउ हम डिटेल में इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे इंडियन कल्चर, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब लिटरेचर से जैसे एचसीएस में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि गुप्ता लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए था। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, एंशियंट और इनके मिडाइवल मॉडर्न के 4 क्वेश्चन आपके आए थे, जिसमें से एक गुप्ता वाला हो गया हमारा, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्तास। तो ये आप देख सकते हैं। एक हमारा ये ब्रिटिश एम्पायर का है, इसी में ही एक ब्रिटिश एम्पायर का लास्ट में रहेगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ओके। कैसे मेन रीजंस रहे इंडिया का फेलियर टू स्टॉप। और जो लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि कैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ और रूरल सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ा। ये डायरेक्टली पूरा का पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो वहां से ये क्वेश्चन आपका बनाया है। और एक क्वेश्चन जो अकबर की मनसबदारी का था, तो वो अपना मिडाइवल हिस्ट्री से अपना हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आपके इससे आ रहे हैं। देखिए, अब इसमें यही, अब आपसे गुप्ता पूछा गया है, तो अब जैसे 2013 में पूछा गया था संगम लिटरेचर, और उसके क्या सोशल इकोनॉमिकल और ये विविडनेस को वो रिप्रेजेंट करता है साउथ इंडियन हिस्ट्री का। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री से प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका एचसीएस के लिए रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। एचसीएस के लिए मोर और लेस सारी चीजें रेलेवेंट रहेंगी, क्या नहीं रेलेवेंट रहेगा उस पर भी अपन फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे तांडवा डांस है, डांस ड्रामा, ये आपके आ सकते हैं। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने एचसीएस जीएस में पूछे गए हैं कि आपको एक नाम दे दिया और उसके हिसाब से उसके बारे में पूछ लिया है। फेस्टिवल्स भी पूछे गए हैं, तो ये आपके रेलेवेंट रहेंगे, म्यूजिक, फेस्टिवल, डांसेस, ड्रामास। नेक्स्ट इज चोला आर्किटेक्चर, तो साउथ इंडियन अगेन, अब जैसे टेंपल आर्किटेक्चर है, नगरा, द्रविड़ा, चोलास, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक हाई मार्क है इन द टेंपल आर्किटेक्चर। तो इसमें इसके आपको फीचर्स वगैरह पता होना चाहिए, किस किसने डेवलप करवाया, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 में जैसे ये क्वेश्चन आया था कि अर्बन प्लानिंग को किस एक्सटेंट तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड्स इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ जो हमारी है एक टाउन प्लान सिटी है, तो उसके कंटेक्स्ट में कि कैसे ये उससे लिंक्ड है। जैसे एक पानीपत का क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत में ही क्यों युद्ध होते हैं, तो वो हमारा एचसीएस के लिए रेलेवेंट हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सेम गांधारा स्कल्पचर्स, रोमन और ग्रीक क्या इन्फ्लुएंस है, तो हमें गांधारा, मथुरा, अमरावती, इन तीनों के डिफरेंसेस जो है वो पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हुआ था, ये भी एनसीईआरटी में आपका अच्छे से दे रखा है। सेम जैसे नालंदा और तक्षशिला का कंपैरिजन आपसे पूछा गया था, ऐसे ही लेटर ऑन अगर अपन देखेंगे कि लिटरेचर में भी आपसे कंपैरिजन पूछा गया है, तो वो भी आपको एक कंपैरेटिव क्वेश्चन एचसीएस में भी आ सकता है कि भाई तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी होते हुए भी विद विच एसोसिएटेड अ नंबर ऑफ रेनोन्ड लर्नर पर्सनालिटी ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered in modern sense। तो नालंदा में मॉडर्न सेंस ऐसा क्या रहा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है जैसे कि सूफी एंड मेडाइवल जो सेंट थे, दे failed to modify either the religious ideas and the practice or the outward structure of Hindu Muslim society to any appreciable extent। यानी ये कह रहा है कि उनका इम्पैक्ट तो रहा बट ज्यादा नहीं रहा।
बट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी ऑफ सूफी मिडिवल, या फिर भक्ति का भी पूछा जा सकता है। ये एचसीएस में भी आपसे उतना ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है। 2015 में आपसे पूछा गया कि एंशियंट सिविलाइजेशन जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की है वो डिफरेंट है फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि हमने इसको प्रिजर्व किया है विदाउट द ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। तो इस पे आपको कमेंट करना है कैसे प्रिजर्व किया, क्या क्या एस्पेक्ट हमने प्रिजर्व करे, ठीक है, और वो कैसे डिफरेंट रहा है, ये सारी के साथ ये भी पूछा जा सकता है। सेम नेक्स्ट इज मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर जो आपका है। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस स्पेशली जीएस पेपर 1, 2, 3, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज मैंने आपकी ली थी और वो ऑलरेडी अपलोडेड भी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये सारे इसीलिए है, आप अगर उस सीरीज को भी कर लेते हैं तो पेपर 1 आपका 20 आवर्स में सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं, आपका अच्छा खासा कंटेंट जो है वो बिल्डअप हो जाता है, तो आप आराम से वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जैसे मेसोलिथिक जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स कल्चरल लाइफ of the time but also fine aesthetic sense comparable to the modern painting critically evaluate। तो इसमें आपको एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे कि कैसे वो एस्थेटिक और कल्चरल लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न पेंटिंग्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म के उनकी पेंटिंग्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, मेसोलिथिक, ठीक है। तो ये बस मेन चीज क्या है कि आपसे नियोलिथिक, मेसोलिथिक का पूछेगा, ठीक है, या फिर पेलियोलिथिक के कंटेक्स्ट में। तो इनके एग्जाम्पल्स आपके तैयार होने चाहिए तीनों के, आप 3-3, 4-4 एग्जाम्पल तैयार रखें ताकि वहां पे ज्यादा दिक्कत ना है। 2016 में जैसे आपसे पूछा गया अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा जो है while depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals। एचसीएस में इस बार अशोका से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अशोका के कंटेक्स्ट में भी ये सवाल आ सकता है और बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में भी। बुद्धिज्म, जैनिज्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको जैसे स्तूपा उसके क्या फीचर हैं, कौन कौन सी नैरेटिव आर्ट्स होती हैं, जैसे अमरावती में बहुत सारी है, किस तरीके से वो हेल्प करती हैं, तो ये आपको बताना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। नेक्स्ट कृष्ण देवराय द किंग ऑफ विजयनगरा, ये भी आपका एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने बुक्स लिखी, कैसे वो स्कॉलर थे, कि वाज नॉट ओनली स्कॉलर हिमसेल्फ बट आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड द लिटरेचर। तो इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये सारा का सारा डिस्कशन रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिस्ट्री में स्पेशली आप एनसीईआरटी को प्रिपेयर करें, कौन कौन सी क्लास 6, 7th, 8th एनसीईआरटी एंड थीम्स 1, 2, 3 आपको प्रिपेयर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको आपको जरूर करना, ठीक है। बाकी तो थीम बेस्ड ही ज्यादातर रहता है और करंट का ज्यादा रहता है, जबकि हिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी से सवाल ज्यादा आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2017 में आपसे आया कि हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम। तो पहला तो गुप्ताज में क्या रहा, किस तरीके से वो अच्छा था एक्सीलेंस, और बाद में ऐसा क्या रहा कि इन्वेजन हुए या फिर रूरल्स अच्छे नहीं थे, इकोनॉमी खराब हो गई थी। तो ये आपको 5-6 पॉइंट्स आपके होने चाहिए कि किस वजह से वो आगे नहीं फ्लरिश कर पाए। अब एचएस में आपसे सीधा जैसे गुप्ता लिटरेचर पूछा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैसे न्यूमिस्मेटिक आर्ट आपके एक्सीलेंस में थे, उसके एग्जांपल जैसे समुद्र गुप्ता वीणा प्ले करते हुए है, ठीक है, गॉड एंड गॉडेसेस के रहते हैं, एम्परर्स के भी रहते हैं, तो इस तरीके से अपने को वो करना है। 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, कि भाई क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, क्या थ्रेट वो फेस कर रहा है, कैसे अपन उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन से हैं वो आपको बताना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड द अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जैसे एचसीएस में एक आपका सवाल आया था जिसमें अलग अलग ट्रैवलर्स के बारे में देखे आपसे पूछा गया था कि इनको किस किस उसमें भी जाना जाता है कंटेक्स्ट में, कि वो कहीं पे रहा था, बार बार आ रहा था, इस हिसाब से। तो आपको चाइनीज, अरब एंड प्लस ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के जो ट्रैवलर्स थे उनके 4-4 एग्जाम्पल, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल, उनकी बुक्स के नाम और क्या क्या उन्होंने बात करी, 5-6, तो एक कंपैरेटिव टेबल आप बना के रख लें, यहां से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे है कि जैसे देखिए भक्ति मूवमेंट इट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। अब देखो भक्ति मूवमेंट डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसके इंपैक्ट क्या रहे, या फिर 6 मार्कर में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी लीडर का, भक्ति मूवमेंट के उस टाइम पे जो लीडर थे उनका नाम देके उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो ये भी आप रखेंगे। और 2019 में आपसे अगेन देखिए गांधार आर्ट फिर से पूछा गया कि कैसे उसके सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स है उनके बारे में आप बताइए, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2020 अगेन जैसे हमने देखा था मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ पे ये जनरली पूछ रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, यानी वाई डिस्कस करना है। तो अगेन हम बहुत सारे एग्जांपल्स देके डिस्कस करेंगे कि कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर से सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, जीनियोलॉजीज के बारे में पता चलता है, रिलीजन के बारे में पता चलता है, बुद्धिज्म जैनिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी उसके बारे में पता चलता है। तो ये अपना डिस्कशन रहेगा, डिटेल डिस्कशन। अगेन अभी तो हमारा अंडरस्टैंड करने का पॉइंट क्या है इस सेशन का, तो यही है कि क्या क्या थीम्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बुद्धिज्म और उसके इम्पैक्ट और कैसे उसने अभी तक उसकी क्या रेलेवेंस है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये यूपीएससी में पला के कंटेक्स्ट में रहा है, एचसीएस में हो सकता है ना पूछे, बट स्टिल प्रीवियस ईयर पेपर फिर भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन फिलोसफी एंड द ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मोन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। तो हमारी कौन कौन सी ऐसे रिलीजियस फिलोसफीज थी या ट्रेडिशंस थे जिनने अभी तक जैसे मोन्यूमेंट्स जो बने हैं हमारे, तो एग्जांपल्स के तौर पे आपको सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगेन आपको डाइवर्स एग्जांपल रखने हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में मिनिमम ये तो आपको देना ही देना पड़ता है, या फिर डायनेस्टी वाइज भी आप चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिर से लिटरेचर का आ गया, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे स्पेशली जो हमारा मुगल टाइम था उसमें कौन कौन से आपके सोर्सेज लिखे गए थे, बादशाहनामा, ठीक है, या फिर अकबर के आईने अकबरी किन्होंने लिखा था, तो ये आपके एग्जाम्पल के थ्रू ही आप बताओगे तभी ज्यादा इफेक्टिव आंसर रहता है। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2021 अगेन भक्ति लिटरेचर में ऐसा क्या है, तो अलग अलग ने लिखा है, जैसे सिखिज्म में भी वो भी भक्ति लिटरेचर के कंटेक्स्ट में आपका आ जाता है, कबीर ने जो लिखा वो भक्ति लिटरेचर के कंटेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। हमारे और जो एग्जाम्पल्स रहते हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि इवेलुएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर, कि कैसे वो कास्ट को चैलेंज करते थे, इक्वालिटी पे फोकस करते थे, तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 2022 जो अभी रिसेंट वाला हुआ था उसमें इससे क्या क्या क्वेश्चन आए देखिए, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो अगेन किस तरीके से वो सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे, बट हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल मिडाइवल इंडिया के होने चाहिए। अब मिडाइवल इंडिया के एग्जाम्पल आप अलग अलग डायनेस्टी वाइज, ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स के फोकस करेंगे, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस तरीके से एग्जाम्पल देते हुए आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब देखो हो सकता है आपसे कंपेयर करवा ले, तो अब ये कंपैरिजन, जैसे गुप्ता का लिटरेचर पूछा गया, चोला लिटरेचर पहले मतलब स्कल्पचर पूछा गया, अब इन दोनों का हेरिटेज एंड कल्चर का पूछ लिया गया, ठीक है। तो दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, बट हाँ अगर आपने इन पे एटलीस्ट प्रिपेयर कर रखा है तो आप आराम से आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड द बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी। अब इनके अलावा भी और कुछ आपसे दिया जा सकता है, जैसे पिकॉक दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर जो अलग अलग एनिमल्स हमारे अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड रहते हैं उनको भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा सकता है, बट ज्यादातर हमारे लॉयंस और बुल रहते हैं, या काउ के कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे बुद्धिज्म में भी हमारे आते हैं सारनाथ लॉयन, तो पिलर इंस्क्रिप्शंस और इन सब में रहते हैं, तो आपको अलग अलग टाइप से एग्जाम्पल देने हैं। नंदी जो हमारे विजयनगरा में भी इसके स्कल्पचर्स आती हैं, तो वो कैसे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। बट दीज वर नॉट इजी क्वेश्चंस। देखो सबसे जो टफ पार्ट है वो यही है B1 यानी हम इसको B1 B2 ऐसे बुलेट वन, ठीक है, तो बुलेट वन आपका सबसे टफ पार्ट रहता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब देखिए B2 जो हमारा है तो इसमें आपका है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 से लेके लगभग वहां पे क्या इवेंट और पर्सनैलिटीज थे। अब हो सकता है कि B1 B2 और B3 के कुछ टॉप क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो गए, बट अपने को मेजरली समझना है, ओके। अब देखो 2013 में आपसे पूछा गया कि इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इलैबोरेट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, पोस्ट बनाए, कैनाल्स बनाए, ये सारे के सारे आपको बता के बताना है। ऐसे ही यही सेम क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय के कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो पर्सनैलिटीज
जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं, उसके अलावा जो आपकी 10-15 पर्सनैलिटीज और आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 14 में आपसे पूछा गया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में हुआ, देयर वर मैनी एम्पर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत, व्हाई? तो ये वाई पूछा गया। अब ये एचसीएस में भी आपसे आ सकता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। अब ये सारे डिटेल में डिस्कस है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। देखो अभी अपन ने एचसीएस देखा था, तो उसमें ब्रिटिश इंडिया के 3 क्वेश्चंस मेजरली अपने आए हैं, 2। एक तो पहला ये रहा कि उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो इस बार ये आ सकता है कि उनकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज ने किस तरीके से इंपैक्ट किया। लैंड रेवेन्यू ऑलरेडी आ चुका है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई क्या रीजन रहे कि वो एनेक्सेशन को स्टॉप नहीं कर पाई, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा गया, तो उसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, उनको अपन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन एचसीएस में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंटली आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे 2015 में कि भाई महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजी, उनका एक कॉमन गोल था कि भाई डाउन टू रोडन को अपने को उठाना है। अब अलग अलग पर्सनैलिटीज को कंपेयर कराते हैं, स्पेशली महात्मा गांधी एनसीईआरटी में भी बहुत ही डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है, एंड इनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इवन एथिक्स में भी। तो एचसीएस में भी अगर कोई पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो फेमस जो आपकी 4-5 पर्सनैलिटीज हैं, उन्हीं में से आने की ज्यादा संभावना रहेगी। पिछली बार नहीं आया, तो हो सकता है कि इस बार महात्मा गांधी पे आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2016 में क्या रहा, explain how uprising of 1857 constitute important watershed in the evolution of the British policies towards colonial India, कि 1857 के बाद कैसे पॉलिसीज आपकी चेंज हुई। अगेन वैसा ही एक क्वेश्चन 2017 कि मिड 18th सेंचुरी में इंडिया वाज बीसेट विद स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, कि अगेन जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन था एचसीएस का, वो लगभग यही है कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी की वजह से दे वर नॉट एबल टू स्टॉप इट। तो ये कंपैरिजन करके अपन आराम से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। जैसे अगेन देखो जो 20 वाला था वो भी ऐसा ही था, अर्बन सेटलमेंट, रूरल इकोनॉमी, कमर्शियलाइजेशन, तो ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी इस बार इस तरीके से पूछा जा सकता है। 2018 अगेन देखिए कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी प्रेजेंट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 कि भाई कुछ भी ले लो, अब तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसां एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इतना डीप में हो सकता है कि एचसीएस में आपसे ना पूछे, बट हाँ इंडियन रेनेसां, उसके लीडर्स कौन कौन से हैं, कैसे उसको उसने सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल थॉट्स में इंडिया में चेंजेस किया, एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए, और वही आपकी नेशनल आइडेंटिटी में बिल्डअप करने में हेल्प करता है, तो ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जैसे कर्जन के बारे में पूछ लिया गया है, इससे पहले अपन ने देखा था कि डलहौजी की पॉलिसीज पूछी, तो देन इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट। उसके बाद तक के मूवमेंट्स में क्या रहा, ये अपने को देखना है। 2021 में आपसे पूछा है कि ट्रेस द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द यंग बंगाल एंड द ब्राह्मो समाज। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, जैसे देखिए हरियाणा के कंटेक्स्ट में हमारा जो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की काफी रेलेवेंस है, तो आपसे आर्य समाज के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एचसीएस में। 2022 में देखिए व्हाई डिड आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड द बेटर इक्विप्ड इंडियन रूलर्स। तो वो क्यों जीती, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग अलग एंगल से डिस्कस किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन एचसीएस में आ सकता है, व्हाई वाज देयर अ सडन स्पर्ट इन द फेमाइन्स इन द कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। यानी मिड 18th सेंचुरी आपका कीवर्ड यहाँ पे है, जैसा कि B2 में अपना आ रहा था कि कैसे पॉलिटी में, फेमाइन्स में, पॉलिसीज में स्पेशली जो चेंज हुए उनको ही आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी B3 में आपका है कि फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द इंडिया। अब देखो 2013 में क्या पूछा गया, अब जैसे कुछ वुमेन वाले फ्रीडम स्ट्रगल के मैंने इसी में इंक्लूड कर लिए, जैसे कि देखिए डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, इंडियन वुमेन they became the torch bearer of the struggle of the freedom in India। यानी वुमेन को लिंक करते हुए यही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा अलग तरीके से, तो ये आपका एचसीएस में आ सकता है, ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए several foreigners made India their homeland and participated in various movements, analyze their role in the freedom struggle। यहाँ पे आप बहुत सारे
एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है, जैसे हम एनी बेसेंट का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, या फिर आप ए ह्यूम का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल्स को लिंक करते हुए आप कहेंगे कि कैसे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया और हेल्प की कि भाई हाँ लड़ा जा सकता है, ठीक है, कैसे वो दूसरे आयरलैंड और उनसे इंस्पायर थे, रशियन से इंस्पायर थे, वो आपको बताना पड़ेगा। 14 देखिए, सारे के सारे आपको एक चीज समझना है कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इन व्हाट वे डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचएस आल्सो, ये हम बहुत ही मेजरली डिस्कस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए 14, what were the major political, economical, social development in the world which motivated anti-colonial struggle in India? ये हो सकता है कि आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी डाल सकते थे, बट मैंने इसको फ्रीडम स्ट्रगल में ही इसको इंक्लूड कर लिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कैसे वर्ल्ड का, अब इसमें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि भाई वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई, ब्रिटिश में क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रही, रशियन रेवोल्यूशन का क्या रहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रहा, अलग अलग क्या सोशल डेवलपमेंट्स रही, और कैसे उन्होंने हमारा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट करके एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए फोकस किया। अब देखिए 15 में फिर से आया कि बिना महात्मा गांधी जी के अचीवमेंट डिफिकल्ट होती फ्रीडम की, इस पे डिस्कस करिए। तो अगेन देखो महात्मा गांधी एंड वुमेन दे विल आस्क अगेन एंड अगेन। इसमें 15 में अगेन आपसे पूछा गया है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के बारे में कि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर असेंबली टू कंप्लीट इट्स टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन जस्ट 3 years, अगर हमारे पास ये नहीं होता। तो अब आपको बेसिकली डिस्कस करना है कि 35 से हमने क्या क्या प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में अपन ने इंक्लूड करे थे और संविधान में इंक्लूड करे थे, जिसने हेल्प करी। ऐसे ही आपका 1909, 1919 ये भी प्रिपेयर होने चाहिए, एंड 1858 एटलीस्ट, यानी ये 4 आपके बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, 35, 58, 1909 एंड 1919। अगला देखो 16 में फिर से पूछ लिया गया रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गांधीयन फेज। अब गांधीयन फेज यानी 1915 के आसपास से बोल लो, ठीक है, वैसे तो 1905 के बाद तो अपना स्ट्रगल शुरू हो ही जाता है, बट फिर भी आप 15 से लेकर 1947 का पीरियड जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, इसमें आप साउथ अफ्रीकन वाला भी डिस्कस कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल। अब देखिए महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस से कंपेयर करवा लिया गया है, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था भीमराव अंबेडकर के कंटेक्स्ट में। 17 में देखिए why did moderates fail to carry conviction with the nation about their ideology and the political goals by the end of 19th century? So this is very very important. Moderates, extremists क्यों डिफरेंट करते थे, ये कॉमनली अपन स्टडी करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऐड हुए इन द विजन सिंस 20 ऑफ लास्ट सेंचुरी, यानी स्पेशली गांधीयन फेज के बाद ऐसा क्या ऐड हुआ, अलग अलग आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ठीक है, क्या हमारे पॉलिटिकल स्वराजिस्ट, नॉन स्वराजिस्ट, तो उनके बारे में नए नए ऑब्जेक्टिव्स, स्वराज, ठीक है, इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन, या फिर वर्किंग क्लास को लेके, तो आप अलग अलग एरियाज में डिस्कस करोगे उसको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वुमेन के कंटेक्स्ट में, इक्वालिटी, वोटिंग राइट्स के बारे में, तो ये सारी चीजें रहेंगी। फिर देख लीजिए अगेन वुमेन पूछा जा रहा है कि द वुमेन्स क्वेश्चन जो है अरोज इन द मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th century social reform movement. What are the major issues in the debate concerning women in that period? तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का एक क्वेश्चन ऊपर भी था कि कैसे इंडियन रिनेसांस से वो लिंक्ड है। अब वुमेन के कंटेक्स्ट में तो वुमेन के कौन कौन से इश्यूज, कि भाई सती का एक इशू हमारे पास रहता था, चाइल्ड मैरिज का एक इशू रहता था, ठीक है, विडो रीमैरिज का एक इशू रहता था, वुमेन एजुकेशन का एक इशू रहता था, डाइवोर्स और ये सब रहता था, रेप भी काफी एक मेजर इशू था वहां पे। तो ये सारे के सारे कैसे बने ये अपने को बताना है। 19 में जैसे आपसे पूछा गया 1857 was uprising of culmination of the recurrent big and the small local rebellions that has occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate कि कैसे पुराने वाले से 1857 आया। तो आपको पिछले एग्जाम्पल्स बताने हैं और उसको लिंक करना है 1857 के रिवोल्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल्स आपने तैयार करे होंगे, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट्स, तो उनको आप लिंक करोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगेन गांधीयन फेज में आपसे वुमेन पूछा गया था, तो अब मैनी वॉइसेस strengthened enriched during गांधीयन फेज, तो अब इसमें दलित वॉइसेस हो सकती हैं, वुमेन वॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, रिलीजन माइनॉरिटी वॉइसेस के कंटेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका रहेगा। वर्किंग क्लास के लिए इन्होंने काम किया था, एग्रेरियन जो हमारी क्लास है उनके लिए काम किया था, तो ये सारा का सारा अपने को इसमें डिस्कस करना है।
नेक्स्ट इज असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग 1940। तो अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके आपको अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल, तो कैसे इन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया उसके बारे में सारा का सारा डिस्कस करना है आपको। इसमें फॉरेन से भी लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2020, and since the decade of 1920s national movement acquired various ideological strength thereby expanded its social basis। अब ये वाला क्वेश्चन और जैसे ये कि भाई गांधीयन फेज में अलग अलग वॉइसेस थे, ये भी आपका लगभग लगभग उसी ही सेंस में है, या फिर न्यू ऑब्जेक्टिव जो ऐड हुए, यानी ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही चीज को एड्रेस आपका करवा रहे हैं। 2021 में देखिए टू व्हाट एक्सटेंट रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर द बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। एक बार आपसे पूछा गया मॉडरेट्स दे फेल टू कन्विंस, अब आपसे पूछ रहा है कि कैसे उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट के भी पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस आपको पता होना चाहिए। नाउ ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में तो सब कुछ ही चल रहा है, वुमेन, आइडियोलॉजीज, न्यू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये आपका उनके फेज के बाद आपका सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। 2022 में यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट नंबर 4, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा उतना नहीं है। अब इसमें जैसे 2013 में क्वेश्चन आए थे कि भाई भूदान और ग्रामदान जो हमारा मूवमेंट था आचार्य विनोबा भावे के, उसकी क्या सक्सेस रही और क्या इश्यूज रहे, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एटलीस्ट एचसीएस के लिए आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, भूदान, ग्रामदान, जय जवान जय किसान, ठीक है, या फिर जय विज्ञान उसमें ऐड करके आपसे भी फिर से पूछा जा सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आजाद प्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये अपनी पर्सनैलिटीज में रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 6-7 पर्सनैलिटी पूछी जा चुकी है, एटलीस्ट वो तो आप प्रिपेयर करेंगे ही। ताशकंद एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है। 1971 बांग्लादेश के इमरजेंसी में इंडिया ने कैसे किया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 14-15 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 16 में जैसे कि हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कोज ऑफ इंडियन यूनिटी, तो अब फेडरलिज्म का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में, तो ये उसको हिस्ट्री से लिंक करते हुए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लिंकेजेस आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या है और क्या उसका इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है इन द बायलैटरल रिलेशन। आईआर के आपके 3 क्वेश्चन आए थे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के साथ अपना चलता ही रहता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार नहीं था तो मे भी इस बार आ जाए। 17 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। 18 में देखो फिर से डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट वाज बेनिफिट और नॉट। अब देखिए ये वाला जो है और लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी अलग अलग स्टेट्स बनने से क्या यूनिटी बनी या नहीं बनी, क्या फायदे रहे, क्या नुकसान रहे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहा, ये अलग अलग तरीके से आपसे आता है। फिर देखो 2021 में क्या आया, असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी फिर से इंटीग्रेशन में 3-4 क्वेश्चन वहीं से आ गए। 2022 में फिर से आया है वही क्वेश्चन अलग तरीके से कि द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हैव बीन कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, यानी पहले से ही अलग अलग स्टेट्स आ रहे थे, मिल रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश टाइम से लेके आपको एग्जांपल्स डिस्कस करना है। दिस वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, तो फिर भी मतलब हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बुलेट पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पे क्या क्या थीम्स आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ के जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे ही ज्यादा फोकस करते हुए आपसे सवाल आता है। एचसीएस में एटलीस्ट आप इतना तैयार तो जरूर करके चलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या रहा, वर्ल्ड वॉर 1 क्या रहा, 2 क्या रहा, उसके आउटकम्स क्या रहे, ठीक है, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं और इंडिया के लिए उनकी क्या रेलेवेंस है। तो 2013 में यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व्ड सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज वेस्ट हैज एक्सपीरियंस, यानी एक कंपैरिजन आपसे पूछा जा रहा है जापान और वेस्ट के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका वाज चॉप्ड विद आर्टिफिशियल स्टेट्स क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट्स ऑफ यूरोपियन कंपटीशन, यानी स्टेट लाइंस वगैरह बना दी गई थी जो आज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो उसके बारे में आपको एनालाइज करना था। देखो डीकोलोनाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, एचसीएस में फिर भी नहीं आएगा। फिर देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन, क्या वो इकोनॉमिकल रिवोल्ट था अगेंस्ट मर्केंटाइलाइजेशन सब्सटेंशिएट, तो अमेरिकन रिवोल्यूशन आपका होना चाहिए कि उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्यों वो हुआ, क्या उसका इंपैक्ट रहा एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन 1929, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुएज कैनाल क्राइसिस आपसे पूछा गया था कि हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिश इमेज ऑफ
वर्ल्ड पावर कि उसको चैलेंज किया गया और वो नहीं रहा। ये यूपीएससी के हिसाब से तो हो जाता है, काफी डिटेल में है, बट वैसे नहीं आया, मतलब एचसीएस में फिर भी उतना नहीं आएगा। द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी 1921 लेनिन, जैसे कम्युनलिज्म है तो रशिया, यूरोप और अमेरिका, उनकी पॉलिसीज और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, 10-12 इवेंट्स हैं जिनके बारे में अभी अपन देख ही रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं। जैसे 15 में आपसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, उससे कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इफेक्ट हुई, कंपेयर करो इंडिया के साथ, प्रेजेंट टाइम के साथ। ये एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे रखा है, टीबी, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें जो चल रही थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि जर्मनी किस एक्सटेंट तक रेस्पॉन्सिबल था फॉर द 2 वर्ल्ड वॉर। ये आपकी ओल्ड हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका वाज लेड बाय न्यू इलीट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। देखो इसको आप इंडिया से भी लिंक कर सकते हो कि इंडियन इलीट ने लीड किया था आपका फ्रीडम स्ट्रगल को, तो वैसे ही उसको लिंक करो वेस्ट अफ्रीका से। डायरेक्टली आप वेस्ट अफ्रीका नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गिव दिस मेंस, तो उस टाइम पे ऐसे ही लिंक करके लिखा जाता है प्रोसेस, ठीक है। अब डीकोलोनाइजेशन आपसे अफ्रीका, इंडिया, तो इधर भी मलाई पेनिनसुला का भी पूछा गया कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में इश्यूज आए, ठीक है। 18 में आपसे पूछा गया है कि इंडेंचर्ड लेबर जो है वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू देयर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटीज ओवर हियर। अब जैसे ये अफ्रीका में गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, कनाडा में गए, यूरोप में गए, ठीक है, या फिर यूएसए में गए, तो वहां पे क्या ये अपनी आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करके रख पाए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस पे भी डिस्कशन है। और 2019 देखिए कि एक्सप्लेन हाउ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड लेड बाय अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पहले क्वेश्चन था, तो वही अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये आपका नई एनसीईआरटीज में डिस्कस्ड है 9th और 10th क्लास में, तो वहां से सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। देखो 2020 में आपसे पूछा गया देयर वाज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। कि भाई कैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स को एक चैलेंज मिल रहा था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। 21 और 22 में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा अगर टाइम कम है तो एचसीएस के लिए आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए जो जो हमने टॉपिक देखे हैं वो आपके इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। अब देखो इंडियन सोसाइटी, दीज आर मतलब जो कॉमनली अपन स्टडी करते हैं, ये इजी ही पोर्शन रहेंगे। जैसे देखो 13 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था। अब जैसे पेट्रियार्की, अब पेट्रियार्की खाप, ये हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा रहता है। सेक्स रेशो, तो ये क्वेश्चन आपके एचसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। देखो कि हाउ डज पेट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ द मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, तो ज्यादातर वुमेन को एसोसिएट करके ही पूछा जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये तो हरियाणा के ही कंटेक्स्ट में है। व्हाई डू सम मोस्ट प्रोस्पेरस रीजन ऑफ द इंडिया हैव एडवर्स सेक्स रेशियो ऑफ वुमेन, एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, तो ये रहा। अब देखो नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ ज्वाइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिकल फैक्टर रेदर देन सोशल वैल्यूज, की इकोनॉमिकल रीजन से हमें अर्बन माइग्रेट करना पड़ता है और उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती हैं। ये इस टाइप का अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। ये आपके एचसीएस में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 2015 में आपसे पूछा कि डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी। अब ये कल्चरल एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कास्ट भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है उसको लिंक करना है हमारी नेशनल आइडेंटिटी के साथ। अब देखो सेक्स रेशो वाला अलग तरीके से पूछ लिया गया है, फिर यूपीएससी दीज आर द एरियाज, यूपीएससी इन्हीं को अलग अलग तरीके से फोकस करता है कि ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में। अब आपके कुछ फैक्ट्स भी तैयार होने चाहिए, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके एक फैक्ट आपके तैयार हो कि सेक्स रेशियो जो ट्राइब्स में है वो ज्यादा फेवरेबल है देन शेड्यूल कास्ट, क्यों, उसके रीजंस, ठीक है। दलित और ट्राइबल्स के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। फिर कास्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रहते हैं, कास्ट आइडेंटिटीज, उनका चैलेंज, ये आपसे एचसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा इज ऑल्सो लाइक कास्ट वाला एंगल जो है हरियाणा में भी बहुत रेलेवेंट रहता है। नाउ देखिए डिबेट द इशू whether and how contemporary movements for assertion of the Dalit identity work towards annihilation of the caste। तो ऐसे क्या रहे, तो वो आपको डिस्कस करना है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल जो उनका रहा, ठीक है, 2016। अब देखो why are the tribals are referred as scheduled tribes, क्योंकि वो शेड्यूल में एडेड है। इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए है अलग अलग। अब देखो जब भी आपके प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, गवर्नमेंट प्रोविजन, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है, एनसीएससी, इनके बारे में भी आप बात करेंगे। और जो आर्टिकल्स हैं आपके 17 जैसे हो गए या फिर और हो गए, तो उनके बारे में भी आप बात करेंगे कि, पर यहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब के कंटेक्स्ट में रखना है।
तो उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से हैं 29-30 के कंटेक्स्ट में भी अपन बात कर सकते हैं। 2017 का देख, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी कैन इट बी सेड दैट द रीजन फ्रॉम कल्चरल यूनिट्स रेदर देन स्टेट्स, यानी हमारी अलग अलग कल्चरल यूनिट्स हैं ना कि स्टेट्स हैं। स्टेट तो बाउंड्रीज है जो हमने बना रखी है, बट हमारा कल्चरल यूनिट के ये थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, इतना डीप में एचसीएस में तो नहीं आएगा। फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव बाय द स्टेट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब पहले आपसे संविधान का पूछा, तो अब आपसे स्टेट का पूछ लिया। फिर देखो ये वैसे तो महात्मा गांधी का ही हो जाता है कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो प्लेइंग इन द प्रेजेंट टाइम। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 19 देखिए, व्हाट मेक्स अवर सोसाइटी यूनिक। तो अगेन देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि ऐसे क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं, 4 कल्चरल फैक्टर जो आप समझें कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट है आइडेंटिटी के लिए। तो अगेन वही चीजें हमें यूनिक भी बनाएंगी, ठीक है। उससे हम कैसे सस्टेन चल रहे हैं वो भी। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, एग्जांपल्स। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 9 2017 का, कि डाइवर्सिटी में हमारे रीजन जो है वो कल्चरल यूनिट्स है। अब इसको कल्चरल पॉकेट के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो सेम चीज अब अलग अलग एग्जाम्पल देके अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। 2020 कि भाई कास्ट क्या रेलेवेंस अपनी लूज कर चुकी है इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो कास्ट और उसकी रेलेवेंस, शेड्यूल ट्राइब और उनकी रेलेवेंस, शेड्यूल कास्ट और उनकी रेलेवेंस, ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ 19 देखिए, कस्टम एंड द ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्वेंटिज्म। डू यू एग्री कि इनकी वजह से हम रीजनिंग को छोड़ देते हैं। तो इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, या फिर नेशनल लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं, नेशनल एग्जाम्पल्स आपको ही कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं मैजिक जो रहता है, सुपरस्टिशंस के बारे में मैं बात करते हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस कई बार न्यूज आ जाती है, तो उनको आप इस कंटेक्स्ट में एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। 2021 में देखो, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज। अब ट्राइबल्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव से कि वुमेन में उनका सेक्स रेशियो क्यों बेटर है, उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं, उनकी क्या यूनिकनेस है, जिससे कि उन्होंने अपना नॉलेज और कल्चरल सिस्टम मेंटेन करके रखा है। एनसीईआरटी में एक बॉक्स में ये सारे का सारा जो है वो दे रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है। आई थिंक क्लास 6-7 में ही मिल जाएगा आराम से, 7th-8th में शायद, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2021 का, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन्स इट्स कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। क्या क्या चेंजेस रहते हैं। अब देखो, आर वी एबल टू मेंटेन, क्या वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला, क्या इंडियन सोसाइटी सस्टेन कर पा रही है अपने कल्चर को। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया गया। तो ये मेजर जो अपन डिस्कशन रखने का यही था कि थीम्स को पकड़ना है, उसी को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा रहा है। अब 2022 में हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो इससे कैसे फैमिली रिलेशनशिप हमारे इवॉल्व हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगेन उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख सकते हो। देखो फिर से ट्राइब्स कि उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए ट्राइबल कम्युनिटीज की इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। कि एक तो इसमें अलग अलग एग्जांपल्स दोगे, मैप वगैरह बनाओगे कि डिफरेंसेस भी हैं, सिंगल भी हैं, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटीज के बारे में भी बात करोगे, अलग अलग सेंट्रल इंडिया और ये अंडमान। तो ये सारा का सारा आपका होना चाहिए कि क्या हम उनको अभी भी एक सिंगल कैटेगरी बोल सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप देखें कि भाई भील्स हैं, मीनाज हैं, ठीक है, या फिर मैती ट्राइब्स हैं, नेगी ट्राइब्स हैं, तो वो कैसे अर्बन लिंकेजेस में आ गई हैं, तो डिफरेंट भी है। तो ये दोनों चीजें अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखो 6 तक तो अपना हो गया है। B7 में क्या है, वुमेन, वुमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन, 4 कीवर्ड्स हैं। वुमेन से बहुत सारे आएंगे। अब देखो अर्बनाइजेशन आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या कॉजेस हैं, क्या इंपैक्ट्स हैं, और वही चलेगा, क्या उससे रहेगा। तो देखो 2013 में पूछा गया सोशल प्रॉब्लम जो कि स्पीडी अर्बनाइजेशन से अपने आएंगी। एनसीईआरटी वेरी डिटेल्ड डिस्कस्ड, मेल मेंबरशिप नीड टू बी एनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। कि भाई दोनों के कंट्रीब्यूशन से जेंडर इश्यूज को ही आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। फिर 15 में देखिए पॉवर्टी, उसके क्या कॉजेज हैं, और पॉवर्टी को पॉपुलेशन से लिंक करवा रहे हैं कि पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। तो कीवर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अलग अलग पॉइंट्स के, बुलेट पॉइंट्स के। अब देखिए नेक्स्ट, डिस्कस द चेंज इन द ट्रेड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड। ये न्यूज में भी आता रहता है, यहाँ पे मैप्स भी दिए हुए रहते हैं, आप उसमें कहां से कहां माइग्रेशन हो रहा है, यूपी बिहार से किधर हो रहा है, ठीक है, स्किल्ड लेबर कहां जा रहा है, अनस्किल्ड लेबर
आपका कहा जा रहा है लास्ट 4 डिकेड्स में आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। अगेन पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑफ जेएनके, हिमाचल एंड उत्तराखंड रीचिंग देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म। तो ये क्योंकि पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में मैंने इसको डाल लिया था, बट ये वाला सवाल हम ज्योग्राफी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, ये भी आपका न्यूज में चल रहा था उस टाइम पे कि भाई शिमला में इश्यूज आ गए थे, तो कि वो अपनी कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं टूरिज्म के कारण, तो उसके इम्पैक्ट आपसे डायरेक्टली टूरिज्म कैसे बढ़ाया जा सकता है, सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, उसके कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज, यानी कैसे इसको इंटीग्रेट करके अपने को रखना है, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। ये आपके एचसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब पॉवर्टी का पहले पूछा गया कि पॉपुलेशन से लिंक, नाउ कि भाई एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट इज टू लिबरेट फ्रॉम डेप्रिवेशन, सोशल डेप्रिवेशन, इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन, पॉलिटिकल डेप्रिवेशन से जब आप एलिवेट करोगे तभी तो पॉवर्टी आपकी हट पाएगी। अगेन देखिए, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, उसका आप ब्रीफ बैकग्राउंड दे, यानी व्हाट आर द इश्यूज, ठीक है, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के जो इन इश्यूज को ये सोल्व कर रहा होगा। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज, देखो स्मार्ट विलेज और उसको लिंक किया, अब स्मार्ट सिटीज पूछ लिया। अगला 17 में कि भाई ग्रोथ ऑफ आईटी हब्स, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, अगेन अर्बन और उनकी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए, फिर से पॉवर्टी का पूछ लिया गया, एक बार अर्बन आ रहा है, एक बार पॉवर्टी आ रहा है, अर्बन पॉवर्टी इकट्ठे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट वेरियस प्रोग्राम ऑफ एरेडिकेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, सेम। अब नेक्स्ट देखिए, अर्बन एरियाज में वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, यही क्वेश्चन अर्बन फ्लडिंग के कंटेक्स्ट में भी ज्योग्राफी में आ जाता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन कोर स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली होते हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, ये इसके ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ था। तो ये डायरेक्टली स्कीम आपसे पूछ ली गई, ठीक है। तो कुछ कुछ रेलेवेंट आपकी 15-20 स्कीम्स जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो इंपॉर्टेंटली आपके तैयार होने चाहिए। फिर देखिए, वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ द वुमेन ऑफ द लोअर सोशल स्टेटा। अब यूपीएससी थोड़ा सा डीप में जाती है, आपसे पूछ लेगा कि हैव नॉट एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द वुमेन, बट यूपीएससी पूछेगा लोअर स्टेटा, ओनली ऑफ द लोअर स्टेटा, कैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और उनको अभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पाया, ठीक है। 19 देखो, एम्पावरिंग द वुमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी वुमेन को पॉपुलेशन से कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसे वो फैमिली में या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 2019 का, हाउ इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इज की टू रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्योंकि अब आप में इसको बताना पड़ता है कि अर्बन लाइफ में हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो मास ट्रांसपोर्ट को अभी लिंक कर रहा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूड चैलेंजेस ऑफ द वुमेन इन टाइम एंड स्पेस, फिर से वुमेन के चैलेंजेस, नॉट एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम, कैसे सोल्व करेंगे, पॉपुलेशन के चैलेंजेस, यही आ रहा है। कोविड-19 से इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी बढ़ गई है, यानी 19 का इंपैक्ट। अब जैसे एचसीएस में आपसे सवाल पूछा गया था कि कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो जो स्टेप्स लिए, ठीक है, इन द फेस, एड ए ब्रीफ नोट ऑन द इश्यूज एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन टैकलिंग द सिचुएशन। तो ये वाला सवाल अलग तरीके से वहां पे पूछा गया है, बट अगेन कोविड-19 उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये सब। फिर देखो अगला, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ द मिलियन सिटीज, यानी अर्बन फ्लडिंग का क्वेश्चन, हैदराबाद पुणे के कंटेक्स्ट में क्या रेमेडी हो सकती है, ये ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे, एनवायरमेंट में। तो ये 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से, एक बार तो ये हो ही गया है, 2 बार अर्बन फ्लडिंग एक ही साल में आया था, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो, हाउ डज डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो ये सोशल इश्यूज में, सोशल में क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ आपका मेजरली आता है, तो ये अपना हो जाएगा कि आजकल डिजिटल पे हम बहुत काम कर रहे हैं, तो ये अगली बार हो सकता है आपसे हेल्थ में पूछ ले। एजुकेशन में आप बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज 2021, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। अभी अपन ने देखा था आईटी इंडस्ट्री का, आपसे एक सवाल पूछा गया था कि रैपिड जो आईटी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से 2017 में नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वही सेम क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया गया है कि आईटी इंडस्ट्रीज और उनके सोशियो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन। एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में डिस्कस्ड एक चैप्टर है आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में, वो भी रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट मेजर टू अचीव देम इन इंडिया। पॉपुलेशन एजुकेशन से हम कैसे हेल्थ, एजुकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब से क्या क्या चीज अचीव कर सकते हैं, ये। नेक्स्ट 2022, how does growth of tier 2 cities related to the rise of the new middle class with a special emphasis on the culture of consumption
एक्चुअली क्या है कि जैसे 1991 एलपीजी रिफॉर्म, अब मिडिल क्लास का जो आपका राइज रहा है उसके कंटेक्स्ट में इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आए हैं कि कैसे इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो पाया नहीं हो पाया, क्या वो मेजर कंजप्शन वहां से कर रही है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन वहीं से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, एचसीएस में भी। अब देखो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बुलेट पॉइंट नंबर 8, यहां से सारे ही इंपैक्ट। अब इसमें आप एक वो बना सकते हैं फ्लो चार्ट सा, ठीक है, माइंड मैप सा बना सकते हो, उसमें सारे के सारे इंपैक्ट एक ही जगह लिख लो। अब देखो लगभग लगभग हर साल ग्लोबलाइजेशन को लिंक किया जा रहा है किसी न किसी चीज से, जैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन एज्ड पॉपुलेशन। एज्ड पॉपुलेशन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन। फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऑन वुमेन, ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। पहले अपन ने देखा था कल्चरल डाइवर्सिटी को अपन क्या क्या किस किस तरीके से प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारे थे। अब इसमें वही पॉइंट्स आएंगे, देखो पॉइंट्स वही होते हैं, घुमाने पड़ते हैं कि इस तरीके से हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके से हम उसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं। फिर देखो यही क्वेश्चन अलग तरीके से कि ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दीज कल्चरल स्पेसिफिसिटी अपीयर टू बी स्ट्रेंथन इन इंडिया। यानी कैसे हमने अपनी कोर ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी को फिर से प्रोटेक्ट किया। जैसे आप देखते हैं वेबसाइट्स, ठीक है, जाट मैट्रिमोनी अलग है, यादव मैट्रिमोनी अलग है, ब्राह्मण मैट्रिमोनी अलग है, यानी हम ग्लोबलाइजेशन के जो टूल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं अपनी कोर आइडेंटिटीज को कंटिन्यू रखने में। तो ये रहेगा। अगला फिर से देख लो, सेम क्वेश्चन है दूसरे तरीके से, तीसरा क्वेश्चन वही, आर वी लूजिंग अवर आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, सेम कि भाई ग्लोबलाइजेशन से कितना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म अंडर थ्रेट, सेम क्वेश्चन अगेन, तो वही क्वेश्चन चल रहा है, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी। 19 देखिए, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और ये कैसे ग्लोबल सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया पे भी इसका इफेक्ट। अब ये पेपर 1 में पूछ लिया गया, ठीक है। वैसे क्रिप्टो करेंसी आपका पेपर 3 का क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमी का, तो पर ये यहाँ पे 1 में आया तो 1 के हिसाब से देख लो, ठीक है। अब देखो 22 में क्या आया, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी जो है इलुसिडेट इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में जैसे हरियाणा में कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली विद द कंटेक्स्ट ऑफ आपका जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कैसे रहेगा, ठीक है, या फिर कास्ट इश्यूज को सोल्व करने के लिए, वुमेन इश्यूज को सोल्व करने के लिए, सेक्स रेशियो को सोल्व करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन जो है वो पॉइंट रहेगा, हरियाणा के कंटेक्स्ट में ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट देखिए B9 में आपका क्या है, एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, यहां से क्या क्वेश्चन आया है, देखो सेम कीवर्ड आपके रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। रीजनलिज्म से सेपरेट स्टेट का आ रहा है, डिस्कस अलग अलग एग्जांपल्स भी बताओगे, हरियाणा भी बना था वैसे ही, ठीक है। डिस्कस द वेरियस सोशल इकोनॉमिकल फोर्सेस जो कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन वुमेन इश्यूज में भी डाल सकते थे, ये यहाँ पे डाला गया, आई डोंट नो कई बार हो जाता है, ठीक है। अब देखो हाउ डू इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न, ये आपसे एचसीएस में पूछा जा सकता है। यूपीएससी में यही चीज 2 बार आ चुकी है, यहाँ पे 3 ही कीवर्ड्स है, ठीक है, 4 है वैसे, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये आया। अगली बार देखो व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, इससे क्या हो रहा है, सेम वही चीज फिर आ रही है। इज दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑन रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रमोट रीजनलिज्म, फिर से आप एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। तो कारण क्या है, इंपैक्ट क्या है, वही चल रहा है। 2017 देखो, डिस्कस बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लेटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। रिलीजन और कम्युनलिज्म का एक लिंकेज आपसे पूछा है, इसमें आप एक्सप्लेन करते हुए हिंदू, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, सिखिज्म, अलग अलग एग्जांपल्स कोट करें, ठीक है। 18 देखो फिर से, कास्ट का जैसे हमने पहले भी देखा था, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, तो हेंस इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, तो ये आपसे पूछ लिया गया। हाउ डज, फिर से वही क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म अराइजेस आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब देखो 4-5 कारण है, अब उसी में फिर से यही है, कम्युनलिज्म ड्यू टू रिलीजियसिटी, क्या कारण है, अगेन वही, ये 2-3 कारण में डिस्कस करोगे आप कि पावर स्ट्रगल, रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब देखो क्या चैलेंजेस है हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, जैसे टेंपल एंट्री की हम बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की हम बात करते हैं, ठीक है, बुर्का की बात करते हैं, टर्बन की बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा। तो इसमें अलग अलग आपको करंट अफेयर के एग्जांपल जो है वो कोट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू एग्री रीजनलिज्म अपीयर टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस। पहले पूछा गया डिमांड फॉर द न्यू स्टेट हो रही है कि इससे,
कल्चरल, तो उसी को लिंक किया जा रहा है कि अलग कल्चर की वजह से अलग डिमांड, उसकी वजह से रीजनलिज्म। ठीक है। 2021 देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये सोशल एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में मैंने इसमें डाल दिया, इकोनॉमी में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गिग इकोनॉमी और वुमेन से लिंक करते हुए एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ाइविस कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। जैसे अपने पास होता है कल्ट, सेक्ट एंड रिलीजन, तो जो अलग अलग सेक्ट्स बनते हैं क्यों बन रहे हैं कास्ट के लाइन पे, जैसे अपने हरियाणा में ही देख लो डेरा सच्चा सौदा। ठीक है, तो वो एक है, रीजन के कंटेक्स्ट में भी बन सकते हैं, रिलीजन के कंटेक्स्ट में भी बन सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें बताने पड़ेंगे। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, बट अपन ने डिस्कस कर रखा है, वहां पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म आर द की एलिमेंट इन फॉर्मिंग इंडियन सेकुलरिज्म। अब देखो क्या चीज सेकुलरिज्म को प्रिवेंट कर रही है, क्या चीज सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रही है, क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट है। 4-5 एंगल है, उन्हीं से क्वेश्चन आपका बन गया, दैट्स इट। यानी इस तरीके से आपको होलिस्टिकली टॉपिक जो है वो तैयार करना पड़ेगा। अब देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, अब इस बार बी 10, 11, 12 आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका ये ज्योग्राफी में भी आ सकता है, क्योंकि इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी और वो ज्यादा पूछी गई है तो आ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें एक और चीज है कि एनसीईआरटी तो आपका मेजर सोर्स रहेंगे ही। जीएस जो अपना मेंस बैच है उसमें भी अपन ने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस कराई हैं। तो जो स्टूडेंट प्रीवियस पेपर और जो 300 टॉपिक लिस्ट को बहुत ही कम टाइम में करना चाहते हैं वो जीएस मेंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन, एल नीनो हम बार बार पढ़ते हैं, क्या उसके इंपैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड का फोल्ड माउंटेन सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, किस किस तरीके से है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो अपन पढ़ते हैं। आइलैंड्स हमारे क्यों बन रहे हैं, रिंग ऑफ फायर्स अपनी क्या है, ओशन करंट आपसे पूछा गया उसके इंपैक्ट क्या रहेंगे। ठीक है, क्लाइमेट, फिशिंग और नेविगेशन पे एयर मास आपसे पूछा गया, नेक्स्ट ईयर्स में एयर मास और वाटर मास आपसे पूछा गया। अब अपन सिर्फ टॉपिक देखेंगे क्योंकि वो टॉपिक डायरेक्ट है इसमें। तो साउथ चाइना सी एक ग्रेट सोशो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अभी ले चुका है। वैसे तो ये आईआर का क्वेश्चन है, बट पूछ लिया गया पेपर 1 में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। अब देखिए जूनो मिशन, अब जूनो मिशन अगेन साइंस एंड टेक का है, बट कैसे ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने में। क्रायोस्फीयर क्या है, अगेन कैसे उसका इंपैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे। तो सारे क्लाइमेट चेंज, CO2 इंपैक्ट, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सारा का सारा लिंक करते हुए काफी क्वेश्चन आते हैं। ओशन सैलिनिटी आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर वेरिएशन, सैलिनिटी, ओशन करंट, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें कवर्ड अप है। आईएनएसएस ये क्या है, कैसे नेविगेशन में रहेगा, ये करंट का है। मेंटल प्लूम्स क्या होती हैं, उसका रोल क्या है, अगेन एनसीईआरटी। ओशन करंट्स क्या है, कैसे वो इंपैक्ट करती है। वाटर मासेस क्या है, अगेन एनसीईआरटी। वाटर मास नहीं दे रखा, बट फिर भी वाटर मास आप अज्यूम करके लिख सकते हैं। सर्कम पैसिफिक जोन क्या है, अगेन एनसीईआरटी में वो डायग्राम भी दे रखा है, तो ये भी रहेगा। डेजर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, इसकी क्लाइमेट बाउंड्रीज नहीं होती, तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। इसी को दोबारा भी पूछा गया कि वेस्ट कोस्ट में ही डेजर्ट क्यों रहते हैं। मेजर माउंटेन रेंजेस क्या है, इससे पहले भी फोल्ड माउंटेन के बारे में पूछा गया, अब ये पूछ लिया गया। 22 में आपसे प्राइमरी रॉक्स, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगेन, प्राइमरी रॉक क्या है, सेकेंडरी रॉक्स क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल। ओशियन करंट्स क्या है, उनके फोर्सेस क्या है, फिशिंग इंडस्ट्रीज, अगेन एनसीईआरटी। अगला देखो, मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट्स एंड द इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड, एनसीईआरटी में भी एक मैप दे रखा है, उसमें भी बता रखा है, बट ये करंट के कंटेक्स में भी आपका रहेगा। बहुत सारे आप बता सकते हो, चाइना के कंटेक्स में, इंडिया के कंटेक्स में, इटली के कंटेक्स में, यूक्रेन रशिया वॉर के कंटेक्स में, तो अपना पनामा इस्थमस के कंटेक्स में वो रहेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों रहेगी, क्या होता है वहां पे, तो ये लेयर्स के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। स्ट्रेटोस्फेयर ये अपना एनसीईआरटी में दे रखा है, उतना डिटेल में नहीं है, बट जितना आता है उतना ही अपन बताए तो भी काफी चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए B11। अब यहाँ पे एक ही तरीके से क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, जैसे लोकेशन का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोकेशन, देखिए पहला देखो फैक्टर वही रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। ठीक है, या हिस्टोरिकल फैक्टर या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इन्हीं की वजह से कोई भी लोकेशन आती है। देखो, डू यू एग्री ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द न्यू शुगर मिल इन द सदर्न स्टेट, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स। कॉटन टेक्सटाइल डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, क्यों हो रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लोकेशन अगेन। फिर विद ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ द फॉसिल फ्यूल, एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कैसे अपन जनरेट कर सकते हैं इंडिया और वर्ल्ड में। तो अगेन आपको बताना है कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, फैक्टर्स बताने हैं, लोकेशंस बतानी है, ये सर चलो। रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, दीज टू एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में आपसे
स्पेशली सोलर के कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, ठीक है, विंड के कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, हाइड्रो के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा। फिर कि इंडिया में जो शेल गैस के रिजर्व्स हैं क्या वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, टैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज डज नॉट अपीयर टू बी हाई ऑन द एजेंडा, इसको डिस्कस करें, ठीक है, यानी गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं कर रही है, या फिर अभी जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन वगैरह में अपना मिला है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर HELP NELP जो न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आपकी है उसमें क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2014 में देखो कि भाई whereas ब्रिटिश प्लांटर्स डेवलप टी गार्डन्स ऑल अलोंग शिवालिक्स एंड लेसर हिमालय, उसके बाद क्यों नहीं कर पाए, तो यानी क्या फैक्टर्स होते हैं टी के ग्रोथ में, तो वो जो अपन ने डिस्कस करे उन्हीं के कंटेक्स्ट में रखेंगे। व्हाई डिड ग्रीन रिवोल्यूशन वर्चुअली बाईपास ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न में क्यों नहीं हुआ, इधर ही क्यों हुआ, यहाँ के क्या फैक्टर है। अब ये HCS में भी आ सकता है क्योंकि पंजाब हरियाणा आर द मेजर एरिया ऑफ फोकस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। अब जैसे आपसे पेट्रोलियम पूछा, आयरन पूछा, कॉटन पूछा, तो नेक्स्ट दूसरा भी पूछा जा सकता है। ये मेजरली अपन देखते हैं, तो ये एनसीईआरटी में जो जो लोकेशंस दे रखी हैं उसके हिसाब से अपन प्रिपेयर करेंगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ओशन व्हिच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ये आ सकता है। अब HCS में जैसे एक सवाल आया था ये नेवी पे कि भाई ब्रीफली ऑन INS विक्रांत एंड इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम पे आपसे सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में पूछा, अब मैरिटाइम से आपसे इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है इस साल कि भाई रिसोर्सेज क्या हैं व्हिच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये रहेगा। हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिकल स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका, तो अफ्रीका और इंडिया को कंपैरिजन करते हुए, अब HCS में नहीं आएगा बट हाँ कि भाई लोकेशंस के बेस पे ही है, ये वाला क्वेश्चन HCS में आ सकता है। 2019 में आया था कि इनमरेट द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एज इट इज ही पूछा गया था, ठीक है। फिर देखो माइक्रो जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो ड्रॉट प्रोन और सेमी एरिड में कैसे सोल्व कर सकता है, एग्जांपल्स बताएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जांपल बताएंगे, निरांचल और ये सब। फिर कोल माइनिंग उसके इम्पैक्ट भी हैं बट जरूरी भी है, तो उसके आपको इम्पैक्ट बताने हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट क्या है और जरूरी क्यों है, और हमारी डिपेंडेंस कोल पे क्यों है। ये सवाल भी अलग अलग तरीके से पूछा गया कि कोल पे डिपेंडेंस बनी रहेगी और न्यू और रिन्यूएबल पे अपने को फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है। फिर देखो पल्सेस के एडवांटेजेस क्या है, मिलेट्स के इस बार आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये आएगा क्योंकि मिलेट का ईयर अभी चल रहा है तो उस कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड टू द क्रूड ऑयल, अलग अलग जगह पे होती है, जैसे अपने हरियाणा में पानीपत में भी है, उसके पीछे क्या रीजन है, अगेन लैंड लेबर कैपिटल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल दिस थिंग, तो ये बात करें। फिर देखो आई फ्लोज कि इन व्हाट वे फ्लड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब देखो फ्लड जो है, अब जैसे अर्बन फ्लडिंग क्या कारण है, किस वजह से होता है, या फिर हम जो लिंकेजेस की बात करते हैं, इंटरलिंकेज ऑफ रिवर, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उससे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें इनलैंड नेविगेशन, तो उनको लिंक करते हुए क्वेश्चन आ गया। फिर इंडिया आर्कटिक में क्यों अपना इंटरेस्ट कर रहा है, रिसर्च को लेके, रिसोर्सेज को लेके, तो ये सब करेंगे, हमारी नीड्स को लेके, ठीक है। पिस्टिकल्चर, ब्लू रिवोल्यूशन क्या प्रॉब्लम्स है और ये सब, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन आ गया अपना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपना कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की और उसकी वजह से क्या उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, DMIC ये सब रखेंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। 19 में देखो कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जैसे इकोनॉमी में आपसे HCS में सवाल पूछा गया था कि रूरल इकोनॉमी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि क्या ये भी एक एंगल हो सकता है, ठीक है, कि मैनी इंडियन एंड MNCs आर रनिंग इनटू विलेजेस, मैसिव मार्केट इकोनॉमी को सेव करेगा। तो ऐसे ही कि भाई हमारा जो यहाँ पे है कि रीजनल बेस्ड प्लानिंग से क्या हम इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस करना आना चाहिए। नाउ फैक्टर्स फॉर एग्रो बेस्ड, फैक्टर्स फॉर फूड प्रोसेसिंग, ये आपसे पूछा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों है, वाटर स्ट्रेस क्या है, अलग एरिया में क्यों है, क्योंकि वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम चलती रहती है, हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल पता होना चाहिए, सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये फिर से आ गया है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर फिर से आ गया है, पहले भी आ रहा था कि कैसे ये ड्रोट, फ्लड और नेविगेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। नेक्स्ट सोलर एनर्जी, जैसे मैंने कहा था सोलर, हाइड्रो और
कोल का लिंकेजेस ये रहेगा, इंडिया में इमेंस पोटेंशियल है, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकता है ये। एनसीईआरटी में भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में डिटेल चैप्टर है, फूड मिलता है, फोडर मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। अब आप इसको लिंक करोगे क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में कि हमें एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड करना पड़ सकता है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। 21 में जैसे आपसे आया कि देखिए, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्री ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू इट्स जीडीपी। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी अपने को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनरल ऑयल जो इंडस्ट्री है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर। तो व्हाट आर द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंप्लीकेशन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनइक्वालिटी के इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, तो ये सब अपने को इसमें डिस्कस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। अब रीजन बेस्ड, जैसे आपसे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन देके भी पूछा गया है, अब रीजन बेस्ड भी हो सकता है कि भाई डेक्कन ट्रैप, अभी जैसे जेएनके हो सकता है, हिमालय आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। फिर देखिए, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, जैसे ऊपर आया पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आगे 22 में, तो हो सकता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो एनर्जी एक सवाल आ जाए, और हरियाणा में तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट बुलेट पॉइंट, अब यहाँ पे सीधे सीधे टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दिस थिंग। देखो, अब देखो 2013 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं सारे के सारे मैंने आपको 300 टॉपिक्स में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से अपने आराम से बन जाते हैं, या तो आप एनसीईआरटी से खुद कर लो, या फिर अगर कम टाइम में करना है तो अगेन यू कैन ज्वाइन द बैच। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो ये हमारा क्या है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एनसीईआरटी, साइक्लोन के नाम कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, साइक्लोन के कारण क्या है, और नाम नेमिंग पे ये पूछा गया है। अर्बन हीट आइलैंड क्या है, और उसके बारे में ये भी अपन ने कर रखा है। टेम्परेचर इन्वर्जन अपन ने कर रखा है। एक्चुअली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हमने इसी तरीके से लिए थे, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के हिसाब से टॉपिक्स करवाए गए। मेजर हॉट डेजर्ट्स आपके नदर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों है, और वेस्ट साइड में ही क्यों है, कोल्ड करंट्स के कारण, ठीक है, और मॉइस्चर लूज होने के कारण। नेक्स्ट, हिमालयाज में लैंडस्लाइड आपकी ज्यादा क्यों होती है, हिमालयाज और आपके वेस्टर्न घाट्स को कंपेयर करते हुए भी एक क्वेश्चन रहेगा कि डेल्टा आपके इधर क्यों बनते हैं, रिवर, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, और ये सब क्यों, जैसे साइक्लोन का एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये इधर ही क्यों रहते हैं, तो ऐसे, ठीक है। हिमालयन ग्लेशियर जो अपने मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को लिंक करो, रिलेशन बिटवीन श्रिंकिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कि भाई CO2 राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, फिर उससे सी लेवल राइज हो रहा है, फिर क्लाइमेट रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, तो ये लिंकेज अपने को पता होना चाहिए। फिर एयर पोल्यूशन का टॉपिक से आपका है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आपकी 3 मेगा सिटीज में है, ठीक है, मच सीरियस प्रॉब्लम। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि अब ऐसा क्या है दिल्ली में, कॉन्टिनेंटैलिटी, हरियाणा, पंजाब, स्टेबल बर्निंग, मल्टीपल गवर्नेंस इश्यूज, तो ये सब। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, तो अगेन ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, फ्रेश वाटर कम हो रहा है, सेम चीज है। अब देखो, इंडियन मानसून के बिहेवियर के बारे में पूछ लिया गया, कैसे वो चेंज हो रहा है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी, इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि कोल के कंटेक्स्ट में, तो अब ऑयल के कंटेक्स्ट में पूछ लिया गया। अब देखिए, हिमालयाज हाईली लैंडस्लाइड कॉजेज और सजेशंस, स्टॉप कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेम क्वेश्चन अगेन। अब मेजर सिटीज फ्लड आ रही है क्यों, सेम क्वेश्चन, सेकंड टाइम आ गया, थर्ड फोर्थ टाइम फिर से आएगा पेपर 3 में जहां पे एनवायरमेंट रहेगा। What characteristics of the monsoon climate in feeding 50% of the population, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा। डेड जोन्स क्या होते हैं मैरीन इकोसिस्टम के, जैसे बे ऑफ बंगाल में डेड जोन मिला था, तो उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ गया आपका। ग्लोबल वार्मिंग और कोरल में इंपैक्ट क्या है, ये चीज अपने को देखना है। देखो, कोरल रीफ्स उनके इश्यूज, मैंग्रूव्स उनके इश्यूज, ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रूव्स और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म, आपसे एक सवाल अपन ने पहले भी देखा था कि टूरिज्म की वजह से दिक्कत हो रही है, इकोलॉजिकल जो उनका कैपेसिटी है उसको वो अचीव कर चुके हैं, जेएनके उसके कंटेक्स्ट से पूछा गया, तो ये। फिर देखो अगेन, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर से वाटर रिसोर्सेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंटरलिंकेजेस आपका क्लाइमेट चेंज से किया गया था, अब वाटर रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में है। 21 में फिर से आपसे लैंडस्लाइड पूछा गया, तो आप अभी भी देख पा रहे हैं कि वही क्वेश्चन दोबारा भी आ रहे हैं, लैंडस्लाइड, वाटर रिसोर्सेज, सस्टेनेबल। तो यानी अगर आप थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड इन हिमालय और वेस्टर्न घाट्स को कंपैरिजन करवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, कि उसकी वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, हम जैसे चेन्नई और बेंगलोर में आ रहा था तो उसका वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, उसके कॉजेज अकरेंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है वो। तो देखो जो कीवर्ड है वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है, लैंडस्लाइड, वही आ रहे हैं। व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड सब कॉन्टिनेंट, एलैबोरेट योर आंसर। तो ये तो एक कॉमन सा जनरल सा क्वेश्चन है, इंडिया के बारे में अपन बात भी करते हैं क्योंकि कॉमन कल्चर है, फूड हैबिट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी है, पॉवर्टी है, चैलेंजेस हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट भी कंसिडर करते हैं इंडिया को। ये सब हो जाएगा ना। देखो अगेन मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर, उससे वेदर पैटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी एक बार आपसे पूछा हिमालयन की मेल्टिंग ऑफ आइस एंड क्लाइमेट चेंज, अब यहां से उसको लिंक कर लिया गया। अगला देखिए मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम ऑफ द साइक्लोन, तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हरियाणा में भी आ सकता है, एक आधा अर्थक्वेक स्पेशली आ सकता है क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन में अपन आते हैं। तो ये कलर कोडेड सिस्टम ऑफ साइक्लोन और उसका आईएमडी, अब जितने भी आईएमडी और इनके जो रहते हैं प्रोविजंस, ये हमने जीएस पेपर 3 में आपको मैंने करवाए हैं, जीएस मेन 300 में भी, वहां से आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अब इंडिया के एचसीएस के कंटेक्स्ट में तो नहीं आ सकता, बट हाँ यूपीएससी में आपसे रबर पूछा गया, तो यानी अलग अलग एसोसिएशन आपसे करवा लेता है, ठीक है। सो ये हमने 2013 से लेके 22 तक के सारे देख लिए हैं। मैंने आपको एचसीएस के कंटेक्स्ट में भी इसमें समझा दिया है किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, एंड आई विल आल्सो फॉर्म ए सेपरेट टॉपिक लिस्ट आल्सो फॉर एचसीएस स्पेसिफिक, कि एचसीएस में कौन कौन से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड उसमें मैं सोर्स रखूंगा पीवाईपी, यूपीएससी के भी और एनसीईआरटी के भी, और एक एक्सपेक्टेड लिस्ट बनाएंगे हम अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस की ही अगेन, एंड वी विल ट्राई कि 300 में से अपने लगभग जो भी 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे वहां से आ ही जाए, ठीक है। सो दैट विल बी माय मोटिव। तो ये धीरे धीरे आपका आता जाएगा, अब इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं एंड प्रोग्राम शुरू हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आज ही आपका आ जाएगा पेपर 2 के एनालिसिस का। आज आई विल अपलोड पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एनालिसिस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे विद स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।